नमस्कार साथियों। इस टॉपिक में हम बात करेंगे अ, अटलांटिक महासागर की धाराओं के बारे में। इससे पूर्व हम धाराएं क्या हैं, इनकी उत्पत्ति के कारण क्या हैं, इन सब के बारे में बात कर चुके हैं। तो अटलांटिक धारा, सबसे पहले यहाँ हम ये एक चीज़ देखेंगे कि हर महासागर में दो तरह की धाराएं चलती हैं, एक गर्म धाराएं, एक ठंडी धाराएं। जो गर्म जल धाराएं हैं उनकी उत्पत्ति का जो कारण है वो विषुववृत्तीय क्षेत्रों में दिख चलती है जहाँ तापमान के कारण है। और जो ठंडी धारा है वो ध्रुवीय क्षेत्रों की ओर से चलती है, यहाँ वहाँ उत्पन्न होती है क्योंकि वहाँ पर ठंड अधिक है। इसी कारण हर महासागर में दो प्रकार की धाराएं, गर्म और ठंडी, दोनों प्रकार की धाराएं मिलती हैं। चलिए, तो अटलांटिक महासागर की धाराओं के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम उत्तरी अटलांटिक महासागर में देखते हैं। तो हाँ, सबसे पहली धारा है उत्तरी विषुवतीय धारा। ये जो धारा है ये भूमध्य रेखा से 10 डिग्री उत्तरी अक्षांशों में इसका विस्तार है। और ये जो धारा है पश्चिमी अफ्रीका से शुरू होकर ब्राज़ील तक विस्तृत है। और ये मतलब जो किनारे की धारा है, उस किनारे की धारा का आगे जो विस्तार है उसी का नाम उत्तरी विषुवतीय धारा है। और इसकी उत्पत्ति के जो कारण अगर हम बात करें तो दो देख सकते हैं कि एक तो उत्तर पूर्वी व्यापारिक हवाएं के प्रभाव से, और दूसरा अधिक वर्षा के कारण इस धारा की उत्पत्ति होती है। और ये गर्म जल धारा है जिसका जो जल है वो अधिक खारा है। और 15 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य आते ही ये अटलांटिक कटक से टकराती है, जहाँ उत्तर की ओर पार करने के बाद ये दक्षिण की ओर मुड़ जाती है। ठीक है। और वहाँ पूरी तट पर अवरोध होने के कारण इस धारा के दो शाखाओं में विभाजित हो जाती है। एक शाखा एंटिलीज धारा के नाम से जानी जाती है, जो पूरी द्वीप समूह के पूर्व में बहती है या चलती हैं। और दूसरी शाखा है वो कैरिबियन सागर में प्रवेश करने के बाद युकाटन चैनल तक जाती है। ठीक है। दूसरी दक्षिणी विषुवतीय रेखीय धारा, जो दक्षिणी विषुवतीय रेखा धारा है, ठीक उसी जिस तरह से उत्तरी विषुवतीय रेखा धारा है वो 10 डिग्री से 0 से 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश में बहती है, ठीक उसी तरह से ये धारा भी 0 से 20 डिग्री उत्तरी अक्षांशों में चलती है या बहती है ना। और इस धारा की जो उत्पत्ति है उसका मेन कारण है व्यापारिक हवाओं का प्रभाव, पृथ्वी के घूर्णन का प्रभाव और अधिक वर्षा, है ना। और ये जो धारा है ये ब्राज़ील के तट के पास ये दो शाखाओं में विभाजित हो जाती है। और हाँ, ये सबसे पहले जिस तरह से उत्तरी विषुवतीय रेखीय धारा है वो जो किनारी की धारा का आगे का रूप या विस्तृत रूप है, ठीक उसी प्रकार दक्षिणी विषुवतीय रेखीय जो धारा है वो बेगुला की धारा का ही मतलब अगला प्रारूप या स्वरूप या अग्रभाग है। और ब्राज़ील के तट पर जाके इस धारा की दो शाखाएं हो जाती हैं। जो पहली शाखा है उत्तर पश्चिमी शाखा के रूप में उत्तरी विषुवतीय रेखीय धारा से ट्रिनाड के पास जाकर मिल जाती है। और जो दूसरी शाखा है दक्षिण की ओर मुड़कर ब्राज़ील की धारा को जन्म देती है। ठीक है। और एक धारा या तीसरी धारा है प्रति विषुवतीय रेखीय धारा। ठीक है। जब धाराओं की उत्पत्ति के बारे में हम बात की थी हमने, जो पृथ्वी की प्रकृति के कारण कि जो प्रकृति है वो घूर्णन गति के कारण पृथ्वी है घूर्णन गति, क्योंकि पृथ्वी ठोस है और जो पश्चिम से पूर्व दिशा में गति करती है, पर जल तरल होने के कारण पूर्ण रूप से उसका सहयोग नहीं दे पाता, जिससे कुछ जल पीछे छूट जाता है। और उस छूटे हुए जल से ही प्रति विषुवतीय रेखीय धारा का जन्म होता है। ठीक है। और जो ये अटलांटिक महासागर की जो प्रति विषुवतीय रेखीय धारा है, इसका जो स्वरूप है वो अस्तित्व में गिन्नी की जो तट वाला क्षेत्र है उसमें ही
मुख्य रूप से ये अस्तित्व में आती है और इसे गिन्नी की धारा के नाम से ही जाना जाता है। और दोनों विषुवतीरेखीय जो धारा है, उत्तरी विषुवतीरेखीय अटलांटिक धारा और दक्षिणी अटलांटिक विषुवतीरेखीय जो धारा है, उसकी अपेक्षा में जो इसका तापमान अधिक और घनत्व कम होता है। 47 डिग्री पश्चिमी देशांत के पास अपेक्षाकृत ठंडे जल के रूप में चलने से यहाँ पर कोहरा उत्पन्न हो जाता है और इसी कारण यहाँ जलयानों के संचलन में मतलब परेशानी उत्पन्न होती है। चौथी धारा है गल्फ स्ट्रीम की धारा। जो गल्फ स्ट्रीम की जो धारा है, इसका जो विस्तार है वो मेक्सिको की खाड़ी में उत्पन्न होने के कारण इसको खाड़ी की धारा के नाम से भी जाना जाता है। पहली चीज तो ये धारा याद रखना है। और ये जो धारा है सॉरी कहाँ गया ये, ग्रेट कैफ हैटरस से लेकर ग्रेट बैंक तक विस्तृत है और इसकी उत्पत्ति का जो कारण है फ्लोराइड की जलधारा और एंटीलिस की जलधारा का मिलना है। ठीक है, और यहाँ पे जल की घनता भिन्नता मिलने के कारण भी इस धारा की उत्पत्ति होती है। और इस जो धारा है इसका 3 भागों में विभाजित की गई है, फ्लोरिडा की धारा, गल्फ स्ट्रीम की धारा और उत्तरी अटलांटिक धारा। जो फ्लोरिडा की धारा है वह फ्लोरिडा जल डमरू से लेकर हैटरस अंतरीप के बीच में चलती है। दूसरी जो गल्फ स्ट्रीम वाली है वो हैटरस अंतरीप से ग्रैंड बैंक तक चलती है और तीसरी उत्तरी अटलांटिक धारा है वो ग्रैंड बैंक से के पूर्व तथा पश्चिम यूरोपियन तट तक चलती है। ठीक है, 3 भागों में बांटी गई। तो पहली हम बात करते हैं यहाँ पे फ्लोरिडा की धारा। जो फ्लोरिडा की धारा वो युक्ताचन चैनल से लेकर केप हैटरस तक है। उत्पत्ति का कारण उत्तरी विषुवतीय जलधारा तथा मिसिसिपी मिसौरी नदी द्वारा मैक्सिको की खाड़ी में जल भरने के कारण जल की जो सतह है वो ऊपर उठ जाती है। मतलब इस नदी वाले क्षेत्र में जो पानी की जो उत्पत्ति, पानी का विस्तार बढ़ जाता है, इससे उनका जल है उसकी सतह ऊपर बढ़ने लगती है। और व्यापारिक हवाओं के जो पूर्व से पश्चिम दिशा में गति सर्वाधिक महत्वपूर्ण बताई गई है। ये धारा की जो औसत गति है वो 25 नॉटिकल मील प्रति दिन के हिसाब से बताई गई। फिर गल्फ स्ट्रीम की धारा है जो फ्लोरिडा की धारा जब एटलिस धारा का जल सम्मिश्र होकर हैटरस अंतरीप के आगे बढ़ता है तो उसे गल्फ स्ट्रीम की धारा बोले। ठीक है, ये जो फ्लोरिडा की जो जल धारा है उसका ही जो विस्तृत या आगे का स्वरूप है वही गल्फ स्ट्रीम की धारा के नाम से जानी जाती है। ये एक चीज याद रखिए, ये एक विशाल धारा है। हमने जो धाराओं के 3 प्रकार पढ़े थे, धारा, प्रवाह और विशाल धारा, तो ये विशाल धारा के स्वरूप में आती है और इसके दाईं ओर सार्गो सागर तथा बाईं ओर ठंडी दीवार मतलब ठंडा जल या ठंडी दीवार होने कारण अलग अलग रहती है। और इसमें जो तापमान है वो 4 से डिग्री से 10 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास रहता है। सेंट लॉरेंस की खाड़ी का ठंडा जल दक्षिण की ओर मुड़कर चला जाता है। इसके नहीं, इसमें एक चीज हम वो छोड़ो, ये देखेंगे कि ये जो जलधारा है गल्फ स्ट्रीम की जलधारा, वो लैब्राडोर की जलधारा जब जल हैटरस अंतरीप हैटरस अंतरीप है वहाँ आकर लैब्राडोर की ठंडी धारा और गल्फ स्ट्रीम की जो गर्म धारा है यहाँ जल आके समवर्ती क्षेत्र में मिलता है, इससे यहाँ मौसम है वो प्रभावित होता है। और एक और चीज है कि जो न्यू फाउंडलैंड वाला क्षेत्र है यहाँ पर ठंडी और गर्म जलधारा के मिल जाने के कारण घना कुहासा जैसा छा जा गया है। और इससे पहली चीज तो ये है कि यहाँ पर
ग्रैंड बैंक नामक मछलियों के उत्पादन के लिए सबसे बड़ा विश्व के जो बैंक है उनमें से एक है, महत्वपूर्ण है। और क्योंकि ठंडी और गर्म जलधारा के मिलने के कारण यहाँ पर प्लैंकटन है उसकी उत्पत्ति अधिक होती है, इससे मछलियों के भोजन में के लिए ये उपयुक्त है। और दूसरी चीज़ है कि ठंडी और गर्म जलधारा के मिलने के कारण यहाँ पर जो कुआसा घना छा जाता है उससे जलयानों के चलने में भी बाधा उत्पन्न होती है। ठीक है। फिर तीसरी है उत्तरी अटलांटिक जलधारा, गल्फ स्ट्रीम का आगे का विस्तृत रूप है। जो ये जो जलधारा है ये 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 45 डिग्री पश्चिमी देशांतर के पास गल्फ स्ट्रीम की कई शाखाओं में विभक्त हो जाती है। ठीक है। और उन शाखाओं का जो मिला जुला स्वरूप है उसे उत्तरी अटलांटिक धारा के नाम से जाना जाता है। इसके दो शाखाएं हो जाती है, एक उत्तरी शाखा और एक पूर्वी शाखा। जो उत्तरी शाखा है इसके 3 भागों में विभाजित हो जाती है। इसका एक भाग नॉर्वे सागर की ओर जाता है, दूसरा इर्मिगर धारा के नाम से आइसलैंड के दक्षिण में जाती है और तीसरी ग्रीनलैंड धारा के रूप में बढ़ती है। वहीं पूर्वी शाखा है उसके 3 भाग हो जाते हैं, एक है वो रोम सागर में चला जाता है, दूसरा स्पेन के पास के पश्चिमी तट तथा और जो सागर के आसपास विस्तृत हो जाती है, और तीसरी रेनेल के यहाँ तक जाती है। जो रेनेल के यहाँ तक जाती है, रोम सागर वाली जो धारा है ये इसके 2 भाग हो जाते हैं, जो इंग्लिश चैनल के होते हुए किनारे की धारा में जाकर मिल जाती है और दूसरी आइसलैंड होकर उत्तरी अमेरिका के क्षेत्र में उत्तरी अटलांटिक जो धारा वाला क्षेत्र हिस्सा है उसमें जाके सम्मिलित हो जाती है। नेक्स्ट किनारे की धारा। किनारे की धारा एक ठंडी जलधारा है जो उत्तरी अफ्रीका के पश्चिमी तट के सहारे मेडेरिया तथा केप हर्ड के बीच में प्रवाहित होती है और इस धारा का ही विस्तृत रूप है उत्तरी अटलांटिक धारा के रूप में आगे बढ़ती है। स्पेन के तट पर मुड़कर यह दक्षिण की ओर किनेरी द्वीप से होकर उत्तरी अफ्रीका के पश्चिमी तट की ओर अग्रसर होती है। इसकी जो गति है 8 से 30 किलोमीटर मील प्रतिदिन के हिसाब से होती है। और जो किनारे की धारा है उसकी जो उत्पत्ति है उसके जो कारण है वहाँ वाणिज्य जो व्यापारिक हवाओं द्वारा अफ्रीका के पश्चिमी तट के निकट के सतह से जल के हटने के कारण नीचे की ओर ठंडा जल का ऊपर आ जाना है। कि व्यापारिक हवाओं के चलने से अफ्रीका का जो पश्चिमी तट का ऊपरी वाला पश्चिमी तट पे जो पानी की ऊपरी सतह वाला जल हट जाता है और नीचे से ठंडा पानी जो आता है उसी कारण किनारे की धारा की उत्पत्ति होती है। नेक्स्ट है लेब्डोर की धारा। लेब्डोर की धारा ठंडी धारा है। ठीक है। जो बेफिन की खाड़ी से डेविस जलडमरू से आरंभ होकर न्यूफाउंडलैंड तक चलती है और यहाँ आकर गल्फ स्ट्रीम की धारा से मिलती है। और यहाँ वो चीज़ अभी मैंने बताई थी कि जहाँ गल्फ स्ट्रीम की धारा पड़े थे कि ग्रैंड बैंक में जो आके मिलती है तो मछलियों का वो ठंडी और जलम धारा मिलती है तो वहाँ पर प्लैंकटन उत्पन्न होता है। और लेब्डोर की जो धारा है उसकी जो उत्पत्ति है उसके कारण है कि जो वहाँ हिम क्षेत्र है उसके पिघलने के कारण वहाँ पर जल की मात्रा बढ़ जाती है और लवणता में भिन्नता है। ठीक है। और एक ठंडी जलधारा ये बताई दी है, इसका अग्रसर रूप है वो न्यूफाउंडलैंड के आसपास आकर से मिल जाती है और यातायात इसमें बाधित होता है क्योंकि कुआसा इसमें छा जाता है। अगला है ब्राजील की धारा। ठीक है। जो ब्राजील की धारा है वो गर्म धारा है
और गर्म धारा होने के जो कारण है, इसमें तापमान की अधिकता और लवणता की अधिकता है। और इसका जो विस्तार है वो सेन रॉक अंतरिक्ष से 40 डिग्री दक्षिण अक्षांश तक रहता है। इसकी जो उत्पत्ति है उसका कारण बता दिया अभी, घनत्व की भिन्नता और अधिक वर्षा और तापमान है। और ये जो जलधारा है ब्राजील के तट से टकराकर ये 2 शाखाओं में विभक्त हो जाती है। एक शाखा उत्तर की ओर मुड़कर उत्तरी विषुवतीय रेखा धारा में मिल जाती है और दूसरी शाखा है वो ब्राजील धारा के नाम से ब्राजील के तट दक्षिणी अमेरिका के तट के सहारे 40 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक प्रवाहित होती है और विक्षेपित बल के कारण और पछुआ हवाओं से प्रभावित होकर पूर्वी दिशा की ओर मुड़ जाती है, जो आगे चलकर फॉकलैंड की धारा में मिल जाती है। फॉकलैंड की धारा अटलांटिक महासागर की ठंडी धारा है। जो ब्राजील की धारा है उसका विस्तृत रूप को ही फॉकलैंड की धारा के नाम से जाना गया है। दक्षिणी अमेरिका के पूर्वी तट पर अर्जेंटीना तक प्रवाहित होती है और 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक ये जाती है। और इस धारा की जो उत्पत्ति है उसका कारण घनत्व में विभिन्नता, हिमनद का पिघलना जिससे जल की प्राप्ति अधिक हो जाती है। नेक्स्ट है दक्षिणी अटलांटिक धारा। ये ब्राजील की धारा पृथ्वी के परिभ्रमण के कारण विक्षेपित बल के द्वारा पूरी दिशा में जब मुड़ जाती है तो स्थल सरों के अभाव में पछुआ पवनों से प्रवाहित होकर आगे बढ़ती है। इसे ही दक्षिणी अटलांटिक धारा के नाम से जाना जाता है और यह एक ठंडी धारा है। बेगुला की धारा ये ठंडी धारा है जो दक्षिणी अफ्रीका के पश्चिमी तट पर दक्षिणी अटलांटिक जो धारा थी उसका ही विस्तृत रूप है और दक्षिणी अफ्रीका के दक्षिणी सिरे से टकराने के बाद ये उत्तर की ओर मुड़ जाती है, जो आगे चलकर दक्षिणी विषुवतीय रेखा धारा में मिल जाती है। इस प्रकार जो अटलांटिक महासागर की जो धाराएं हैं उसमें गर्म और ठंडी दोनों धाराएं हैं और दोनों की जो मतलब कहेंगे कि संख्याएं, वैसे तो गर्म धाराओं की संख्या ज़्यादा है पर ठंडी धाराओं की संख्या भी इसमें कम नहीं है। धन्यवाद।